लेकिन अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स जहां पर बेवजह ही जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी वीक है। और इस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ सुमित मौजूद है न्यूज रूम से। सुमित, बताइए आज के लिए कौन सा ऐसा पेनी शेयर आप लेकर आए हैं जहां पर जोरदार तेजी देखी गई है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स को यहां पर कॉशियस रहने की उम्मीद है? शुक्रिया साक्षी। आज जो कंपनी चुनी गई है वो है कुमार वायर टेक्सटाइल्स की। ये कंपनी टेक्सटाइल कारोबार के अंदर है। आप अगर शेयर के रिटर्न को देखेंगे शायद चौंक ही जाएंगे। 3 रुपये का शेयर आज 38 रुपये का हो चुका है एक साल के दौरान। 3 रुपये 90 पैसे का शेयर होता था आज से ठीक 1 साल पहले, लेकिन इस ड्यूरेशन में ये शेयर 38 रुपये 90 पैसे तक पहुंच चुका है। इसका अगर ऑल टाइम लो की बात करें करीब 9 पैसे या 10 पैसे के आसपास शेयर था, जो चलता हुआ 38 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी पिछले अगर सालाना आधार पर देखें तो कंपनी को 16 लाख रुपये का घाटा है। और इतना ही नहीं, पिछले 5 साल से कंपनी लगातार घाटे के नंबर्स ही है। रादर देन अगर आप ऑपरेटिंग लिहाज से देखा जाए तो कंपनी करीब 5% के आसपास का ऑपरेटिंग निगेटिव ऑपरेटिंग घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा नेटवर्क तो निगेटिव है ही कंपनी के। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 5 साल से कंपनी का जो रिजर्व है वो भी निगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है। अब तक पिछले 16 साल में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड का फिगर नहीं दिया है। हालांकि कंपनी प्रमोटर की होल्डिंग है करीब 37% के आसपास की हिस्सेदारी है। डेट भी कंपनी में कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है, नेगेटिव ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। और इस तरह की पिक्चर के साथ आप इसमें निवेश ना करें, और अगर आप निवेश करते भी हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। श्योर सुमित, बट एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि कंपनी का नाम है कुमार वायर एंड टेक्सटाइल। आपने अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर कंपनी की देखी हुई है तो कितना पोर्शन वायर से कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू एज वेल एज टेक्सटाइल से, और कितना, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट मोर ऑन दैट। मनोज, देखिए कंपनी ने वायर एंड क्लोथिंग जो नाम रखा है, वायर एंड टेक्सटाइल नाम रखा है। दरअसल ये स्पेशलिटी वायर बनाने का कामकाज यानी स्पेशलिटी क्लोथिंग बनाने के कामकाज में है, जिसको ये वायर्स के तौर के लिए, वायर्स के इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए शायद उन्होंने इसका नाम ये रखा है। लेकिन कंपनी के मेजर बिजनेस में टेक्सटाइल बिजनेस ही दिखाई पड़ता है। हालांकि कंपनी को क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, पैट का फिगर भी नहीं है, लॉस है जो ये करीब 16 लाख रुपए के आसपास है। आप इसके अगर आंकड़ों को उठा के देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट खाली है। सब्सटेंशियल इसके बारे में पढ़ने लायक नहीं है। पहली चीज़ इसके ऊपर नजर जाती है वो कंपनी के ऊपर डेट कितना है। डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजर्व भी नहीं है, कैश रिजर्व भी नहीं है जिससे कुछ और पेमेंट कर पाते, तो ये एक और है चीज़ है। 2012 में कैपिटल में बदलाव यानी कैपिटल रिडक्शन जरूर हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इनके कॉर्पोरेट एक्शन में देखने लायक हो। इसके अलावा जो जिस तरह कामकाज कंपनी कर रही है, नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक आंकड़ों की उम्मीद अभी नहीं है और आने वाले समय में देखने को नहीं मिल सकती है। हाँ, शेयर में जो चाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 रुपये चल के शेयर 38 रुपये आया है, तो ये चाल बेवजह ही कही जा सकती है। श्योर, बट गौरव आपका क्या कमेंट होगा? जैसे सुमित बता रहे थे लार्जली कुमार वायर एंड टेक्सटाइल यहाँ पे कंपनी का नाम है, और 3 रुपये से चढ़कर ये स्टॉक लगभग 40 और रुपीस के लेवल पे चल रहा है। और ये डेंजर जोन में हमने ये स्टॉक इसके लिए हाईलाइट किया है कि लार्जर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट आप भी कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10-11 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। नेटवर्थ आप लोगों ने बताया कि भी नेगेटिव है कंपनी की, तो आज एज सच जो कंटिन्यूसली लास्ट 4 से 5 साल के अंदर एज सच रेवेन्यूज में कुछ भी नहीं है, आपके नेटवर्थ नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज हैं, तो एज सच इस तरह की कंपनी में तो कोई भी इन्वेस्टर्स को अवॉइड ही करना चाहिए। ये एक तरह का लालच दिया जाता है कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उस तरह से ट्रैप करने की कोशिश है। डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बचने की जरूरत है, अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के पेनी शेयर्स को, जहां पर 880% तक का उछाल पिछले 1 साल में जोरदार रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन फंडामेंटल्स बिल्कुल जीरो है, कैश रिजर्व नहीं है, रेवेन्यूज और प्रॉफिट फ्रंट पर भी कुछ खास देखने को नहीं है। देखा जाए तो 16 लाख का यहाँ पर घाटा हुआ है कंपनी को, और लगातार यहाँ पर नेगेटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी पोस्ट करते हुए नजर आई है, तो यहाँ पर आप कॉशन अपना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट खबर आपकी स्क्रीन पर, स्टील सेक्टर के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी कि स्टील सेक्टर के लिए जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उसे रोका जाए, और इस अर्जी को खारिज किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। स्टील पर अब एमआईपी जारी रहे, ऐसा भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये रिव्यू होना था, ये पूरा ही सरकार को ये रिव्यू करनी थी चीज, एमआईपी और स्टील प्रोडक्ट्स जो कि फरवरी में लागू हुए भी थे, और कहीं ना कहीं 340 से लेकर $752 प्रति टन का यहाँ पर इंपोर्ट प्राइस जो है वो जारी भी
भी किया था सरकार ने, 6 महीने के लिए लागू किया था, कहीं ना कहीं पूरी डोमेस्टिक स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाया था, और जिसके खिलाफ ये अर्जी जारी की गई थी कि MIP को रोका जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अब जो बयान आ रहे हैं वो यही है कि इस पर रोक नहीं लगेगी और कंपनियों के लिए काफी बड़ी राहत की बात है और इसे कंटिन्यू ही रखना चाहिए। आशीष, एक कमेंट आपका पूरे ही स्टील क्षेत्र पर, जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, किस तरीके का आप इम्पैक्ट देखते हैं पूरे इस सेक्टर में, और कोई पसंदीदा पिक्स इस पूरे ही सेक्टर से? देखिए, आप इस सेक्टर की बात करें तो शायद पिछला एक क्वार्टर जो है या जो फाइनेंशियल ईयर, ये काफ़ी लकी रहा है इन कंपनीज़ के लिए। टाटा स्टील के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी में अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक टाटा स्टील रहा है, जो शायद एक साल पहले लोग इसको राइट डाउन कर रहे थे, कट ऑफ कर रहे थे। आप अगर एक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा मिक्स के साथ डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा डिक्लेयर करता है, कैश भी काफ़ी अच्छी बुक्स पे, ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम ज़्यादा, अगर कोई एक इन्वेस्टर के रूप में देखना चाहे तो हिंदुस्तान जिंक में इन्वेस्ट कर सकता है। और वेदांता एक मोमेंटम स्टॉक है, तो मोमेंटम और ट्रेडर के लिए वेदांता में प्ले कर सकता है और एक इन्वेस्टर के लिए हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, आपको यहाँ पर सलाह भी दी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ इस खास शो में मौजूद रहने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी नेगेटिव शेयर से इन्वेस्टर्स को कॉशन की व्यूज देने के लिए। इसी के साथ समेटते हैं मिड कैप बाजार को, यही हमें दीजिए इजाजत।